हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जूही बंसल है। तो आज हम इन्वायरमेंट स्टडीज़ करेंगे जो कि हमारे एंटी एंड इकोनॉमिक्स का ही एक पार्ट है। तो इन्वायरमेंटल गुड्स के अंदर हमें करेंगे एज ए नेसेसिटी और ए लग्जरी। जो इन्वायरमेंटल गुड्स है वो नेसेसिटी है, लग्जरी है, क्या है और कौन से ये गुड्स है। तो जो भी पहले मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। तो ये टॉपिक बहुत टाइम से मेरे मन में था, बट ये थोड़ा सा टाइम लग गया मेरे को। तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारा इन्वायरमेंटल गुड्स। तो इन्वायरमेंटल गुड्स के लिए हमें पहले पता होना चाहिए इन्वायरमेंटल गुड्स होते क्या है। तो इन्वायरमेंटल गुड्स आर टिपिकली नॉन मार्केट गुड। तो नॉन मार्केट गुड पहले ये पता होना चाहिए मार्केट गुड क्या होता है। मार्केट गुड कौन से होते हैं? जो मार्केट के अंदर सेल एंड परचेज के थ्रू, हम ट्रांजेक्शन के थ्रू हमें वो गुड्स मिलते हैं। मतलब वो हम किसी एक्सचेंज करते हैं, यानी हम कैश पेमेंट करके वो गुड्स बाय करते हैं, तो उसे मार्केट गुड कहते हैं। तो नॉन मार्केट गुड कि हमें कोई पेमेंट नहीं देनी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, नॉन मार्केट गुड, तो उसे इन्वायरमेंटल गुड्स कहते हैं। तो ये नॉन मार्केट गुड्स भी कह देते हैं, जैसे कि क्लीन एयर, क्लीन वाटर, लैंडस्केप, ग्रीन ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गए जैसे फुटपाथ, साइकिल वेज, ग्रीन वेज, रिवर, माउंटेन, बीच, फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये पब्लिक गुड की ही सब कैटेगरी है। पब्लिक गुड, अब पब्लिक गुड क्या होता है? पब्लिक गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, बट वो बहुत, जैसे कि अब हमें पब्लिक पार्क है, अब पब्लिक पार्क हमें कौन? गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। बट जो पब्लिक गुड्स के अंदर सब कैटेगरी के अंदर आपका इन्वायरमेंटल गुड्स आ जाएगा, ठीक है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, क्या चीज़ है वो, क्या हमारे लिए ज़रूरी है या फिर लग्जरी है, नेसेसिटी है, क्या है, वो हम आज स्टडी करेंगे। तो हम पहले देख लेते हैं इन्वायरमेंट एज ए नेसेसिटी। अब नेसेसिटी का मतलब क्या होता है? नेसेसरी मतलब बहुत ज़रूरी है इन्वायरमेंट, मतलब ये किसके लिए नेसेसरी है? ह्यूमन काइंड के लिए। तो फर्स्ट ये ह्यूमन काइंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? किस लिए इन्वायरमेंट हमारे लिए ज़रूरी है? तो ये बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। अब ये सर्विसेज कौन से प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से इम्पोर्टेंट हो गया, जिसकी वजह से ये नेसेसरी बन जाता है हमारा? तो ये क्या है? इसके बिना हमारी अर्थ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो इसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। जैसे कि पीपल है, प्लांट है या क्रिएचर है, कोई सा भी, ठीक है, जो अभी लिविंग थिंग्स है, ठीक है, लिविंग थिंग्स है, वो सारे के सारे किस पे डिपेंड करती है? इन्वायरमेंट पे डिपेंड करते हैं, चाहे डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली ही डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं नेसेसिटी क्यों है, ह्यूमन के लिए क्यों जरूरी है, और वो कौन सी सर्विसेज देते हैं जिसकी वजह से ये नेसेसरी गुड्स बन जाते हैं। तो पहले, सबसे पहले आ जाता है नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो नेचुरल मतलब नेचर, तो नेचुरल का मतलब है जो नेचर, रिसोर्सेज जो गुड्स। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या बन गए? जो हमें नेचर प्रोवाइड कर रहा है। जो नेचर हमें गुड्स प्रोवाइड करते हैं उसको नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। और नेचर क्या है हमारी? उसे ही हम इन्वायरमेंट बोलते हैं। तो बेसिक ह्यूमन नीड्स को कौन पूरा करता है? कौन देता है मटेरियल? नेचर खुद ही देती है। तो नेचुरल रिसोर्सेज समझ आ गए क्या होते हैं? देन ये टू टाइप्स के होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज कितने टाइप्स के होते हैं? टू, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। तो नॉन रिन्यूएबल कौन सा होता है? जो मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। मतलब नॉन रिन्यूएबल जो हमें बाद में नहीं मिलेंगे, अगर वो खत्म हो जाएंगे तो वो हमें नहीं मिल सकेंगे। ठीक है, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ठीक है, तो अगर ये कोल है वो खत्म हो जाए तो हमें वो दोबारा से नहीं मिलेंगे। देन आ जाते हैं हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जैसे सोलर रेडिएशन, वाटर। सोलर रेडिएशन क्या होती है? अब सोलर रेडिएशन, सोलर यानी सन से जो रेडिएशंस आ रही है, वो सन तो अब गायब तो नहीं हो जाएगा ना सन, तो वो हमारा रिन्यूएबल रिसोर्सेज आ गया। बट उसकी जो रेज है वो बहुत काम की है, तो वो हम उसको एक रिसोर्सेज की तरह यूज करते हैं। वाटर वो भी अनलिमिटेड है। तो ये हमारा, इसीलिए जो हमारा इन्वायरमेंट है वो बहुत नेसेसरी है। ठीक है, देन आ जाता है कैपेसिटी ऑफ एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है? अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन मतलब अब्जॉर्व करना, किसी चीज को ऑब्जर्व करना है। अब इन्वायरमेंट ऑब्जर्व कैसे कर रहे हैं? तो इसका मतलब है कि एब्जॉर्प्शन का मतलब एबिलिटी ऑफ द इन्वायरमेंट टू ऑब्जर्व डिग्रेडेशन। जो भी डिग्रेड हुआ है इन्वायरमेंट के अंदर, वो जो भी ह्यूमन ने या किसी भी इनडायरेक्ट वे से इन्वायरमेंट खराब हुई है, तो इन्वायरमेंट ने उसे अपने आप सही भी किया है, ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, वो रिमूव करता है इन्वायरमेंट, डिस्पर्स करता है, गायब कर देता है, डिग्रेड कर देता है, जो कि वेस्ट पीपल प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है,
अब वेस्ट पे आगे। अब वेस्ट भी दो तरह के होता है, बायोग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बायोग्रेडेबल जो एसिमिलेट हो जाएगा, जो नेचर से मिल रहा है, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डेड डीके एनिमल्स होते हैं, ठीक है वो, ठीक है वो उसकी बात कर रही थी। वैसे तो वो वेस्ट है, बट अगर वो सॉइल के अंदर कंप्रेस्ड होते जाएंगे तो वो एक तरह से क्या होगा, एनवायरनमेंट अब्जॉर्व कर लेगी और वो हमारे लिए हेल्पफुल हो जाएंगे। देन नॉन बायोग्रेडेबल जैसे नॉन एसिमिलेटेड है, जो इन्वायरमेंट अब्जॉर्व नहीं कर सकती। तो इसका एग्जांपल तो मेन जैसे कि प्लास्टिक है। प्लास्टिक हम थ्रो करेंगे तो इन्वायरमेंट उसे अब्जॉर्व थोड़ी कर लेगी। इसीलिए आजकल क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए प्लास्टिक बैन किए जा रहे हैं, क्योंकि वो नॉन बायोग्रेडेबल है, इससे हमारे इन्वायरमेंट को इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये कैपेसिटी ऑफ एसिमिलेशन। देन आ जाता है लाइफ सपोर्ट। लाइफ सपोर्ट तो हमारे लिए पता ही है, लाइफ सपोर्ट क्या होता है। ये हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। अगर इन्वायरमेंट नहीं होगा तो हमारा सर्वाइवल नहीं हो पाएगा। जेनेटिक और बायोडाइवर्सिटी मतलब जो छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे बड़े क्रिएचर्स है, सभी के लिए, ठीक है, चाहे वो प्लांट एनिमल्स कुछ भी हो। देन आ जाता है एस्थेटिक सर्विसेज। एस्थेटिक मतलब क्या होता है, जो कि देखने वाली चीजें होती है। तो इन्वायरमेंट हमारे लिए वही सीनरी प्रोवाइड करता है, वही ब्यूटी हमें प्रोवाइड करता है। अगर हमारा इन्वायरमेंट दिखने में सुंदर होगा तो हम जाएंगे ना वहाँ पे, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो उसको भी इन्वायरमेंट हमें व्यू भी देता है, जैसे कि सीनरी देता है, ब्यूटी दे, जैसे कि माउंटेन्स की ब्यूटी हो गई, ठीक है, रिवर्स होगी, तो वो वाली एस्थेटिक सर्विस। इसीलिए हमारी जो इन्वायरमेंट है वो नेसेसरी है। देन रीजंस व्हाई वी नीड टू बी इन्वायरमेंटली कॉन्शियस। तो हमारे इन्वायरमेंट के प्रति क्यों कॉन्शियस होना चाहिए, अवेयर क्यों, कॉन्शियस, इससे ध्यान रखने की क्यों जरूरत है। ठीक है, वो वैसे तो आएगी, आपको पता चल ही गया होगा इन्वायरमेंट क्यों जरूरी है। तो पहले तो जो मल्टीपल स्पीसीज है वो खतरे में आ रही है इकोसिस्टम के चेंज होने से। तो इकोसिस्टम को बचाने के लिए और उससे चेंज जो हो रहा है, मल्टीपल स्पीसीज के जो डेंजर हो रहा है उसको बचाने के लिए एनवायरनमेंट को बचाना बहुत जरूरी है। तो ये ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करता है, ह्यूमैनिटी ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करता है, ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, ये हैबिटेंट है, मतलब ये घर है, वेराइटी ऑफ स्पीसीज, अलग अलग प्रजातियों के लिए ये घर है। ठीक है, ये फ्यूचर जनरेशन को देता है, यानी ये फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। देन ये जनरेटिंग सक्सेसफुल फूड चेन के लिए भी हेल्पफुल है। ठीक है, देन ये क्लाइमेट को कूल रखता है, अर्थ को बैलेंस रखता है। बैलेंस्ड इकोसिस्टम होगा तो रेन होगी तो हमें बहुत तरह से इफेक्ट होगा। अब ये बेसिक सी चीज़ें हैं, ठीक है। लेस अगर हमारा मेंटेन होगा इन्वायरमेंट तो लेस सोलर रेडिएशन होगा। तो जैसे कि अब हम ये अभी कोरोना वायरस जो चल रहा है, तो अभी जब लॉकडाउन अभी जो चल रहा है लॉकडाउन, तो उससे क्या हो रहा है, सोलर रेडिएशन जो ओजोन लेयर है वो है उसका जो होल है वो भर रहा है ना। तो वो क्या होगा, अगर इन्वायरमेंट को मेंटेन करके रखेंगे तो सोलर रेडिएशन भी कम हो सकेगी। ठीक है, तो इसीलिए हमें इन्वायरमेंट की तरफ ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। देन इन्वायरमेंट एज ए लग्जरी। अब ये लग्जरी क्यों है, लग्जरी क्या चीज़ होता है, लग्जरी जिसको हम अफोर्ड नहीं कर सकते, जो बहुत कॉस्टली होता है। जैसे लग्जरी, वैसे लग्जरी गुड्स कौन से होते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया हमारा, सिल्वर हो गया, जो कि बहुत कीमती है, कीमती जो कि बहुत कॉस्टली मिलते हैं। जैसे गोल्ड है, बहुत ज़्यादा नहीं है हमारे पास, गोल्ड कम है, इसीलिए वो लग्जरी में आ रहा है। तो इन्वायरमेंट को भी हम एक लग्जरी में डाल रहे हैं। तो ये क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि जो अगर अभी हमने देखा क्यों क्यों जरूरी है इन्वायरमेंट, तो ये सारी क्या कर रहे हैं, ये डिमांड क्रिएट कर रहे हैं इन्वायरमेंट की। तो ये इन्वायरमेंट एक तरह से गुड्स बन जाते हैं। तो ये डिमांड हम कर रहे हैं, तो इतनी सारी डिमांड कर रहे हैं, बट जो इन्वायरमेंट है, जो इन्वायरमेंट हमें दे रहे हैं, वो उसकी जो सप्लाई है वो लिमिटेड है। ठीक है, वो लिमिटेड है और उसका हम क्या कर रहे हैं, ओवर यूज कर, जैसे कोल है, ठीक है, पेट्रोलियम है, नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो वो लिमिटेड है, बट उसका ओवर यूज़ और मिस यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को लग्जरी बना देते हैं। अगर हम उसको गलत यूज़ करेंगे वो ख़त्म होता जाएगा, धीरे धीरे इतना ख़त्म हो जाएगा कि वो बहुत कॉस्टली मिलेगा। ठीक है, तो वो लग्जरी बन जाएगा। तो अगर हम पहले की बात करें, जब हम डेवलपमेंट, जैसे कि इंडिया की बात कर लेते हैं, इंडिया को डेवलपमेंट की ज़रूरत थी क्योंकि वो अंडर डेवलप था। तो डेवलपमेंट करने से क्या हुआ, हमें इंडस्ट्री स्टैब्लिश करनी पड़ी। जब इंडस्ट्री स्टैब्लिश करनी पड़ी तो इंडस्ट्री किससे चल रही थी, मशीनों से। तो जब मशीनें जनरेट करते थे तो उससे पोल्यूशन होता था। पोल्यूशन से क्या होता था, तो एक तो एयर खराब होती थी, और जो उसका जो वेस्ट निकलता था इंडस्ट्री में, वो सारा का सारा रिवर्स में फेंक दिया जाता था, थ्रो कर दिया जाता था, जिससे एक्वेटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी इफेक्ट पड़ता था। तो इसकी वजह से, पास्ट डेवलपमेंट की वजह से क्या हुआ, ये पल्यूट होता रहा। जैसे कि अगर हम एक्सट्रैक्शन की बात करें, जब हम रिन्यूएबल या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि खानों में से कोयला निकालते हैं, तो उससे भी हमारी इन्वायरमेंट को इफेक्ट पड़ता है।
फिर कहते हैं कि कुछ जो इकोनॉमिक्स है वो कहते हैं कि इकोनॉमिस्ट है, तो वो कहते हैं कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में कन्फ्लिक्ट है, कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, दूसरी तरफ वो कहते हैं इकोनॉमिक प्रोटेक्शन चाहिए। तो वो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, मतलब कन्फ्लिक्ट का मतलब है लड़ाई चल रही है दोनों के बीच में, कि उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए, ग्रोथ भी चाहिए, क्योंकि डेवलपमेंट हो चुकी है। अगर आपने जीडीपी करी होगी, जीडीपी वाला सब्जेक्ट, तो उसमें पहले देखोगे डेवलपमेंट के टॉपिक्स आए हैं, ठीक है, डेवलपमेंट करी है लोगों ने, देन ग्रोथ पे गए हैं, पहले डेवलप्ड होंगे फिर ग्रोथ पे आएंगे। अब वो ग्रोथ के साथ वो कहते हैं प्रोटेक्शन भी बहुत जरूरी है, तो कुछ कन्फ्लिक्ट करे, बट एट द प्रेजेंट लेवल ऑफ देयर डेवलपमेंट, बट अगर डेवलपमेंट करनी है तो हमें किस पे ध्यान देना पड़ेगा, इन्वायरमेंट इश्यूज पे ध्यान देना पड़ेगा, ताकि क्योंकि वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, जो कि हमारे एनटीए नेट एग्जाम के लिए था, जो इन्वायरमेंट एज ए नेसेसिटी और ए लग्जरी गुड। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस पॉइंट्स और है। तो इन्वायरमेंट इंटरनेशनल कंसर्न पे इन्वायरमेंट के बारे में क्या क्या हुआ था, कन्वेंशंस आई थी, ठीक है, ट्रीटी हुई थी, एग्रीमेंट हुए थे, क्या क्या हुए थे, ठीक है, ये ईयर वाइज दियो है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस वैसे अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो तो आपका पेपर 1 में ये सारा टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है, बट फिर भी मैंने कुछ ईयर वाइज को सम अप करने की कोशिश की है थोड़ी बहुत, तो आप देख लो, जल्दी जल्दी देख लेते हैं हम क्या क्या है, तो ध्यान से देखना, थोड़े से कंफ्यूज मत हो जाना, ये थोड़े से ज़्यादा ही मैंने डाल दिए इसके अंदर फटाफट, ठीक है। तो सबसे पहला अटेम्प्ट किस लिए हुआ था, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें पता चल गया इन्वायरमेंट की वैल्यू कितनी है। तो लास्ट सेंचुरी में सबसे पहला अटेम्प्ट हुआ प्रोटेक्ट करने का, तो वो कब हुआ, 1870 में, तो ये हमारा प्रोटेक्ट हुआ 1870 में। देन 1870 के बाद 1933, अब 1933 आ गया, क्या हुआ, 16 नेशन मिले, कहाँ मिले, लंदन में मिले, तो उन्होंने अब क्या किया, कन्वेंशन रखी, किसके लिए, फ्लोरा एंड फ्यूना को प्रिजर्व करने के लिए। देन उसके बाद यूएनओ, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये एस्टैब्लिश करनी पड़ी, ठीक है, 1945 में। तो ये ईयर्स, और आपको ये याद होना चाहिए, इसकी क्या होगी, मैचिंग आएगी आपको, कि ये ईयर किस ईयर एस्टैब्लिश हुए, ठीक है, कौन सी मीटिंग कब हुई, कहाँ हुई, तो इससे रिलेटेड आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो यूएनओ कब एस्टैब्लिश हुआ, 1945 में। बट जो फर्स्ट मेजर कंसर्न था इन्वायरमेंट की, जो प्रॉब्लम्स थी, जैसे डिग्रेडेशन, प्रिजर्विंग, प्रोटेक्टिंग, इम्प्रूविंग, तो ये सबसे पहले कब हुई, स्टॉकहोम में हुई थी, ठीक है। तो ये स्टॉकहोम में 1972 में हुई, ठीक है। उससे पहले जून में क्या हुआ, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की भी हुआ, ठीक है। तो 1970 में स्टॉकहोम पे हुई, इसने क्या रिजोल्यूशन इश्यूज डिस्कस किए थे, लोकल लेवल पे, रीजनल लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे, ये भी पता होना चाहिए इसने क्या किया था काम, इस पार्टी ने क्या किया था, ठीक है, ये सब पता होना चाहिए। देन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया 1986 में, ठीक है, ये डिटेल में नहीं करा रही, अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, तो मैं देख लूंगी, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं ये प्रोवाइड करूंगी, नहीं तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये पेपर 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया 1986 में। देन मॉनेट्रल प्रोटोकॉल आया 1987। तो मॉनेट्रल प्रोटोकॉल कौन सा था, इसमें ओजोन लेयर जो डिप्लेट कर रही थी, तो उससे रिलेटेड ये प्रोटोकॉल आया। देन हमारा 1992, तो 1992 में अर्थ समिट आई, तो किस नाम से थी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट, ये कॉन्फ्रेंस थी जो कि रियो दी जेनेरियो में हुई थी, जिसको अर्थ समिट भी कहते हैं। तो ये याद कर लीजिए, यूएनसीडी, तो इसको क्या कहते हैं, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। देन उसके बाद 1992 के बाद 1997 में काइटो प्रोटोकॉल यूनिफेस, तो यूनिफेस यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो ऐसे ही है। तो इसमें क्या डिस्कस किया था, ग्रीन हाउस गैसेस को डिस्कस किया गया था। देन 2000 में क्या आए थे, 8 मिनिमम डेवलपमेंट गोल्स आए थे। तो ये 8 गोल्स क्या थे ये भी पता होना चाहिए, बट वो पेपर 1 के लिए जरूरी है, इतना पेपर 2 के लिए जरूरी नहीं है, इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है। देन उसके बाद उसी ने फॉलो करते हुए 2002 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुई, ठीक है, जोन्सबर्ग में, ठीक है, फर्स्ट समिट के आफ्टर 10 ईयर बाद, ठीक है, जिसे रियो 10 भी बोलते हैं। देन 2008 में NAPCC हुआ, तो ये कौन सा था, इंडिया नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ये था। इसमें जो 8 प्लान्स आए थे वो आए थे इसके अंदर, जैसे सोलर एनर्जी था, सोलर एनर्जी, एनर्जी रिसोर्सेज और एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो ये 8 गोल्स आए थे, ये इसमें करनी है, ठीक है। देन आया था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रियो +20 2012, तो ये यहाँ पे देखो 2002 में रियो +10 आया था, तो उसके 10 साल बाद ही रियो +20 आया था, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे।
ठीक है। देन उसके बाद इसी के अंदर साल में 2015 में इसके 17 गोल्स एस्टैब्लिश हुए। तो यहाँ पे देखिए पहले 2000 में 8 गोल आए थे, ठीक है। अब यहाँ पे 2015 में 17 गोल्स आए थे। देन पेरिस एग्रीमेंट आया था 2015 में, तो इसमें क्लाइमेट चेंज के बारे में डिस्कस किया गया था। देन 2018 में इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस, जिसमें नेचुरल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की बात करी गई थी, ठीक है। तो ये कुछ है, तो एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ फटाफट। तो फर्स्ट अटेम्प्ट कब हुआ था एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए? 1870 में, ठीक है। उसके बाद 1933 में लंदन में हुआ था, कन्वेंशन हुई थी फ्लोरा एंड फ्लोना पे। देन यूएन एस्टैब्लिश हुई थी 1945 में। देन फर्स्ट जो मेजर जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जो उससे पहले जो मीटिंग हुई थी स्टॉकहोम में, वो थी यूएन कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट 1972 में। बट ये पास कब हुआ था? 1972 दिसंबर में। और इसके इश्यूज थे लोकल लेवल, रीजनल और ग्लोबल के क्या इश्यूज है। देन प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1986। देन 1987 मॉनिटर प्रोटोकॉल ओजोन लेयर से रिलेटेड था। देन 1992 में अर्थ समिट हुई थी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जो कि रियो दी जेनेरियो में हुई थी। देन काइटो प्रोटोकॉल, जिसके अंदर ग्रीन हाउसेस को डिस्कस किया था 1997 में। देन 2000 में 8 मिनिमम डेवलपमेंट गोल्स आए थे। देन उसको फॉलो करते ही 2002 में फर्स्ट समिट हुई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, ठीक है। उसके बाद 2008 पे नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसके अंदर 8 आए थे, उसके भी गोल्स, ठीक है। देन उसके अंदर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट Rio+20 कहते हैं, जो 2012 में हुआ था। देन 2015 में 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आए थे। देन 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, 2018 में इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस। तो ये थोड़ा सा आपको याद करने पड़ेंगे इसके ईयर्स, ये किस लिए आया था और इनकी मीटिंग कहाँ हुई थी, इनका क्या नाम है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये आप कर लो, ठीक है। तो वीडियो आज की हमारी ख़त्म होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।